डीएवी पब्लिक स्कूल का फिजिक्स टीचर निर्मल सिंह हूँ। मैं आप सबों का स्कूल एट होम के अंतर्गत आज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे ये अवसर मिला और मैं इसके लिए अपने माननीय शिक्षा मंत्री और प्रिय एमएलए साहब को धन्यवाद देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर। आप जैसा जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 छोटे-छोटे यूनिट है और ये एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है। ये 5 जो छोटे-छोटे सब यूनिट्स हैं, इसमें एक है कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट, कूलम्ब्स लॉ, सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग आज ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे क्योंकि कूलम्ब्स लॉ है हमारे हिंदुस्तान में पढ़ा है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर चार्ज से संबंधित फिनोमेना की पढ़ाई करते हैं। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the phenomena related with stationary charge यानी चार्ज एट रेस्ट यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग स्थिर चार्ज से संबंधित फिनोमेना की पढ़ाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये देख लें हम लोग कि जबकि सेकंड यूनिट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और जैसा कि सबसे ही पता चल रहा है कि उसमें हम लोग मूविंग चार्ज की पढ़ाई करते हैं। आप जानते हैं कि करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय चार्ज इन मोशन, मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विषय है कि स्थिर चार्ज से रिलेटेड घटनाओं के विषय में पढ़ाई करना। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। आप बोलचाल में यूज करते हैं कि आपका फील्ड, किसी व्यक्ति का फील्ड बहुत बड़ा है यानी उसका इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़े एरिया तक सीमित है। इसी तरह से एक चार्ज जो है एक अन्य चार्ज को कहां तक इंटरैक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स ये इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जहां तक ये इन्फ्लुएंस करता है उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? द स्पेस and electric field हो गया the space around a charge, the space around a charge in which another charge experiences force of attraction or repulsion due to the charge। तो एक चार्ज जहां तक दूसरे चार्ज को प्रभावित करता है वो उसका फील्ड कहलाता है। जैसे हम एक चार्ज लेते हैं Q और ये इसका फील्ड बता रहा है। अगर कोई अन्य चार्ज यहाँ पर स्थित हो Q2 तो ये इसके फील्ड के बाहर है, इसलिए ये चार्ज इसको प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन कोई अन्य चार्ज इसके अंतर्गत हो तो ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा। और हम जानते हैं कि लाइट चार्ज यानी एक जैसे चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है। रिपेल करना मतलब है कि दूर हटाना। और अनलाइक चार्ज जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को
आकर्षित करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि एक चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो सराउंडिंग, वो रीजन जहां तक कि उसका इन्फ्लुएंस काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दैट स्पेस अराउंड ए चार्ज इन व्हिच another charge experiences force of attraction or repulsion due to the charge is called electric field। जैसे आपने सामान्यतः ये एक्टिविटी आपने की होगी कि जब हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को रखते हैं और एक कॉम को ये अपने किस के साथ अगर रबिंग करते हैं तो रबिंग के पास देखते हैं कि नजदीक लाने पर अट्रैक्ट करता है, लेकिन यही यदि आप अगर दूर रखते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। सपोज करो कि हमने ऐसे रबिंग की और रबिंग करने के बाद हम क्या देखते हैं कि भाई ये यहाँ पर जब है तो ये पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है पेपर के टुकड़े ये जो चार्ज हो गया है बॉडी उसके बाहर, लेकिन यही जब हम नजदीक लाते हैं तो ये जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मींस क्या है कि वो फील्ड में तो जहां तक किसी चार्ज से चारों ओर का प्रभाव रहता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। हम लोग का अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए कि किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव रहता है। इट मींस जहां तक कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अब एक चीज देखा जाए कि ये फील्ड का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इस चार्ज का प्रभाव अलग अलग जगह पर क्या है, अलग अलग होगा। ये अगर नजदीक स्थित है पॉइंट तो यहाँ ज्यादा ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये पॉइंट पर फोर्स कम लगेगा। तो फिर ये मेजरमेंट होना चाहिए कि कहाँ उसका प्रभाव कितना ज्यादा है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो अब उसको हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है, कितना तीव्र है किसी जगह से। तो एक चार्ज जो है एक दूसरे चार्ज को प्रभावित करता है। तो अब हम क्या करते हैं देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे इसी चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पर ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है Q, और इसके कारण हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बतानी है R डिस्टेंस पर। ये पॉइंट है कोई, हमने लेते हैं कि ये पॉइंट A, यहाँ की इंटेंसिटी बतानी है। तो हम इंटेंसिटी कैसे बताएंगे, हम एक कोई चार्ज दें और हम लोग यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज देते हैं और देखते हैं कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। एक चार्ज इसलिए सेलेक्ट करना होगा कि सबका स्केल एक जैसा हो। अगर कोई व्यक्ति यूनिट में लेता है, कोई 2 यूनिट लेता है, तो फिर तो वैल्यू अलग अलग होगी। तो हम लोग ने एक आइडियल क्या सिलेक्ट किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होना चाहिए, जिससे कि ये अपना प्रभाव मत डाले। तो यहाँ हम कितना चार्ज कंसीडर किए +1, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ये कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in the electric field of a charge is defined as the force acting on unit positive test charge। तो जितना ये फोर्स
यहाँ पर यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, जितना ये फोर्स एक्सर्ट करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट पर वैल्यू होगा। मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से सूचित करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। और याद रखिए कि यहाँ Q नॉट कहाँ से आया? ऐसे समझिए कि अगर हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यही एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज रखे हुए हैं, प्लेस चार्ज फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेस चार्ज है Q और इस पर कितना फोर्स अनुभव कर रहा है? F। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकालिएगा? डिफिनेशन क्या कह रहा है कि Q0 पर यदि फोर्स F लग रहा है तो 1 पर कितना लगेगा? F/Q। अब यही डेफिनेशन से हम लोग कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी चार्ज पर नहीं, यूनिट पॉजिटिव पर फोर्स कितना लग रहा है, यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। और इसमें हम मैथ की भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे? E = F/Q नॉट। तो यहाँ E क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F है जो फोर्स लग रहा है, अब ये फोर्स किस पर लग रहा है? ये लग रहा है Q नॉट। तो Q नॉट पर कितना लग रहा है? F। तो 1 पे कितना लगेगा? F/Q नॉट। इसलिए ये इंटेंसिटी क्या हो गया? F/Q नॉट। और ये भी हमें पता चल गया कि ये फोर्स है, चार्ज का स्केल में, लेकिन ये फोर्स वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब क्या हो? यानी सदिश, यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड किसका होता है? वैल्यू, और डायरेक्शन भी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप जानते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे आपका समय, आप बताएंगे कि ये 8 बज रहा है, तो ये 8 से ही काम चल जा रहा है। आप ये तो नहीं कहते कि 8 बज रहा है पूरे दिशा में, यानी केवल इसमें मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है? स्केलर। लेकिन यही आप कह रहे हैं कि भाई फोर्स लगाइए, और कोई कहे कि कितने का फोर्स लगाना है? तो 10 न्यूटन। फिर वो अगला क्वेश्चन करेंगे कि 10 न्यूटन में किधर लगाया? तो इस तरह से फोर्स को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है 10, और डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है कि पूरे दिशा में। तो इस तरह से फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? 10 न्यूटन का बल है पूरे दिशा में। अब इस तरह से इसमें मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन और पूरा दिशा हो गई डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, ठीक है। अब आगे आप सीखें इसका यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम यूनिट बताएं। यूनिट कैसे बताएंगे? तो देखिए आप कि अभी आपने सीखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यूनिट बता रहे हैं कि यूनिट यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंस आपने पढ़ा है, अभी डिफिनेशन सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका? आप यूनिट ऑफ ई में ऊपर हो जाएगा फोर्स का यूनिट जो न्यूटन होता है, और नीचे किसका यूनिट हो जाएगा? नीचे हो जाएगा चार्ज का यूनिट, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन बाय कूलम। क्लियर है? हम इसको सैंपल के रूप में कैसे लिखेंगे? न्यूटन बाय कूलम, दैट इज न्यूटन बाय कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हुआ। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? डेफिनेशन, ठीक है। मैं फिर शॉर्ट में रिकॉल करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। आपने यूनिट भी सीखा और आपने ये भी सीख लिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक पॉइंट चार्ज से। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण निकाला है? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण। यही यहां पर ले लिया जाए कि एक पॉइंट चार्ज है लेट्स, और इसका वैल्यू कितना है? और इसके कारण हमें कहां इंटेंसिटी बतानी है? पॉइंट पर। इसकी दूरी हमने कितनी मान ली? स्मॉल r ले लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि जहां आपको इंटेंसिटी लेना है वहां क्या कंसीडर करें? +1 यूनिट चार्ज। ओके, तो हमने यहां पर दिमाग में क्या ले लिया? ये +1 यूनिट चार्ज है। अभी आप देखिए, बाद में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफिनेशन से अंडरस्टूड है, लेकिन अभी हम ले लेते हैं। और इस चार्ज के कारण हम यहां पर जो फोर्स निकालेंगे वही इंटेंसिटी होगा। लेकिन क्या हम फोर्स निकालने का फार्मूला जानते हैं? अगर हम लोग कूलम्ब लॉ में देखें तो रिवॉल्व करते हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का क्या फार्मूला है? 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से रिकॉर्ड कर देता हूं। कूलम्ब लॉ में हम क्या सीखते हैं? कूलम्ब लॉ में आप जान रहे हैं कि अगर ये दो चार्ज है Q1 Q2, अगर आप नहीं भी पहले से सीखे हैं तो भी यहाँ काम आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख लें कि कूलम्ब का कहता क्या है? ये दोनों चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये फोर्स अगर F है, चाहे अट्रैक्शन का हो, आकर्षण का हो या विकर्षण का हो, तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के एंड उनके जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट, दैट इज Q1 * Q2 के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r²। इनवर्सली क्या हो गया? इसके बढ़ने से फोर्स कम होगा और मैग्नीट्यूड बढ़ने से फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप एक साथ कैसे लिखते हैं? कंबाइन करके आप लिखते हैं Q1 Q2 हमारे r²। जैसे कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी सबसे पढ़ा होगा कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास। यहां है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। वहां भी है कि वो फॉलो करता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। एंड और यहां भी है कि ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहां इसको हटा कर एक कांस्टेंट रखते थे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में जैसा कि ये है वहां कांस्टेंट क्या रखते थे? कैपिटल G। और यहां तो हम लोग एक कांस्टेंट रखते हैं K, Q1 Q2 r²। और K क्या है यहाँ पर? K इज ए कांस्टेंट। K इज ए कांस्टेंट सिंस फॉर एयर और वैक्यूम K के लिए हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 लिखते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से हमारे लिए फोर्स का क्या फार्मूला हो जाएगा? तब तो हमारे लिए फोर्स का फार्मूला हो गया, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए फार्मूला हो जाएगा F कितना लिखेगा? कांस्टेंट का वैल्यू दे दीजिए, तो F का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। इस तरह से हम दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हैं। और ये भी जान लें कि आप कूलम्ब लॉ में सीखेंगे कि ये ε0 जो है वो क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एक साथ हम लोग अगर इसका वैल्यू भी लिखें, इस कांस्टेंट का वैल्यू दें, तो 1/4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹। और यूनिट कैसे बताइएगा? अगर इसका आप वैल्यू दे रहे हैं तो इसके यूनिट के लिए इधर यूनिट लिखता हूं न्यूटन फोर्स के लिए, r² को इधर ले जाइए तो मीटर²। और ये चार्ज है कूलम्ब और कूलम्ब, इसमें दो का कूलम्ब लिखे तो कूलम्ब² हो गया। तो इस तरह से हमने कूलम्ब लॉ को रिकॉल किया, जिससे कि हम ये सीखते हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालें। तो हम अभी सीखे हैं कि सिर्फ फोर्स कितना होता है। तो यहां पर हमने क्या निकाला है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी भी फोर्स ही है, इसलिए मैंने फोर्स के फॉर्मूले लिखे हैं।
तो ये तो हमें लिखना ही होगा 1/4 और यहाँ का चार्ज कितना है, Q1 की जगह कितना चार्ज है, तो Q और Q2 की जगह कितना चार्ज है, बोले Q तो दिया हुआ नहीं, लेकिन डिफिनेशन में कहा जा रहा है ना कि जहाँ इंटेंसिटी निकालनी हो वहाँ क्या करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाले। तो वहाँ कितना चार्ज है, कितना कंसीडर किया जाएगा, यूनिट पॉजिटिव। यूनिट मींस क्या है, इकाई है 1, तो हमने लिया क्या चीज +1 ली, ये डिफिनेशन के अनुसार लिए, हम ही नहीं सभी एक ही लिया गया है, कई स्केल निर्धारित किया गया है। हाँ अब है कि ये 1 यूनिट जो है वो इतना बड़ा यूनिट नहीं लिया गया है, तो इसके कंक्लूजन में बहुत ज्यादा वैल्यू था, ये वैल्यू स्मॉल है होना चाहिए, कौन सा, ये इसके कंक्लूजन यानी नेग्लिजिबल होना चाहिए, जो अपने प्रभाव इस पर न डाले। नहीं तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव ले रहे हैं और ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो, तो उसमें हो सकता है कि रिपेल कर दे या फिर इसको इफेक्ट करके इसमें मोशन प्रोड्यूस कर दे, तो आपका काम था इंटेंसिटी निकालना, लेकिन यहाँ तो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, इसलिए कैसा हमें यूनिट सेलेक्ट करना चाहिए, नेग्लिजिबल यानी बहुत कम है। तो अब आप देख लें तो क्यूटी के लिए क्या लीजिएगा 1 और बाई का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है r², तो इस तरह से ये इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला देना 1/4πε0 Q/r²। तो ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण। आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में भी लिखना सीखें कि फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो अभी आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ +1 चार्ज को कितना डिफेक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में करेगा। अब नेक्स्ट दूर हटाना है, तो दूर हटाना है क्या, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव को हम डिफिनेशन में लिए हैं और यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये आपका डायरेक्शन तो नहीं होगा, ये तो बल्कि अपनी तीसरा है। और सर इधर लीजिए, इधर नहीं लेंगे हम, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल होते हुए काम करता है, तो इधर तब देंगे नहीं, तो आपके पास क्या है, ये डिफेक्ट किधर करेगा, इस डायरेक्शन में आ इस वेक्टर को जो हम प्रदर्शित किए हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ होना चाहिए, जहाँ हमें बताना है, इसलिए वेक्टर का टेल कहाँ पर रखें, हम यहाँ पर रखें। आप ऐसे मत दिखाया कीजिएगा पहले कि सर ये तो दोनों एक ही दिशा है, हम ऐसे दिखाना चाहेंगे, नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ हो जाएगा, तो लाइन ऑफ एक्शन इसके लॉन्ग है, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ हो जाएगा, यहाँ, इट मींस ये क्या यहाँ लग रहा है, ये आपका एरो का डायरेक्शन दिखाने के लिए, इसलिए आप इसको कैसे दिखाइएगा, एकदम देखिए बच्चों को गिनिंग में इसकी दिक्कत होती है, आप अच्छी तरह से देख लें कि हम डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। तो हम तो पहले वेक्टर का पूंछ टेल कहाँ लेंगे, जहाँ हमें फील्ड बतानी, और फिर हम देखेंगे कि ये फोर्स लग किधर है, अगर ये पॉजिटिव है और यहाँ तो पॉजिटिव लेना ही है, तो इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप वेक्टर को कैसे सूचित करते हैं, वेक्टर के ऊपर एरो देकर, या किसको सिंबलाइज किया गया है, एक वेक्टर को। तो ये क्या होता है, वेक्टर यानी सदिश राशि, और हमें इसको डायरेक्शन देना है। तो ये तो लिखना मैथमेटिकल या टेक्निकल नहीं लग रहा है कि हम बताएं कि डायरेक्शन इस दिशा में, हम कोई नाम दे करके कहें, जैसे हम यहीं पर दे देते, सपोज कीजिए कि ओ दे देते और हम कहते कि ओए के लॉन्ग, और हो सकता है कि आप कहें कि ओए के बढ़ाए हुए दिशा में, लेकिन सबसे बेहतर है कि हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें, हम इसी की दिशा में एक यूनिट वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं r कैप। तो r कैप क्या है, एक वेक्टर है r कैप, ओके, तो ये e का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द r कैप, और इस तरह से अब आप लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q/r²। तो ये क्या हो गया आपका, ये वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो वेक्टर दे दीजिए आप, और डायरेक्शन को बताने के लिए क्या देना होगा आपको, एक यूनिट वेक्टर r कैप। तो इस तरह से हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हो गया था, और ये कैसे होगा, वेक्टर फॉर्मूला। और यूनिट वेक्टर मतलब समझ गए कि यूनिट वेक्टर क्या है आपका, ये इसका मैग्नीट्यूड यानी मापांक, यानी वैल्यू कितना है यूनिट, मुझे देखिए इससे फायदा क्या है, हाँ ये डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, तो r कैप का जो डायरेक्शन है वो किधर है आपका, तो वेक्टर r के बोले कि r का वेक्टर दिए नहीं, अगर हम यहां से यहां तक वेक्टर r लेते तो वेक्टर r कैप क्या हो जाता है, वेक्टर r अब बाई उसके मॉडुलस से हम
डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर निकलता है। फिलहाल ये देखें कि r क्या एक यूनिट वेक्टर है और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। ओके, तो आपने क्या क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज आपने इसकी यूनिट क्या होगी, साथ ही सीखा कि ये वेक्टर्स है, और फिर आपने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा। अब इन दो फार्मूलों का आप थोड़े छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना सीख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तो अब आप कौन से फार्मूले अभी सीखे हैं? आप सीखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए दो फार्मूला। एक कौन सा सीखे? एक सीखे हैं आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। हम यहाँ क्यू नॉट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सोर्स चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और ये एक ले लिए हैं टेस्ट चार्ज, और इसको डिफर करने के लिए हमने क्यू नॉट लिया है। खैर आप इसका देख लें, आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं कि हम ऐसे लिखे फोर्स बाय चार्ज, या भी और इससे आप क्या कीजिएगा, अगर आपको फोर्स निकालना होगा तो ए इंटू डी कीजिएगा। तो ये एक फार्मूला है, ये सीखे। नेक्स्ट फार्मूला आप सीखे हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, और एक सीखते हैं आप कि भाई एक पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कैसे बदलता है। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाय r। अब इन दोनों का क्यूब सीख लीजिए आप। सपोज करो कि आपको एक 10 कूलम चार्ज के साथ 2 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी बतानी है, तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले तो हम उस फॉर्मूले लिखेंगे। तो आप देखिए कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। अब भूल भी जाए तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि ये तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमको याद रहेगा, ये तो बिल्कुल जरूरी है और सबसे बेसिक है। तो भाई ये जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, तो भाई हम जान रहे हैं कि इंटेंसिटी भी फोर्स ही है, फर्क ये है कि यहाँ सेकंड चार्ज हुआ है, तो आपको पता है। अब इस फॉर्मूले का सब वैल्यू लिखिए, आपने सीखा है कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9, और चार्ज कितना दिया है 10, और डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 का क्या कर दिया स्क्वायर, और यूनिट मत लिखना भूलें, न्यूटन बाय कूलम। क्यों, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का जगह कूलम ही। और कहिएगा कि सर ठीक है, आपने एक ये सीखा, दूसरा सीखिए कि सर हमको इसके कारण बताइए कि -10 कूलम के कारण हमको इंटेंसिटी बताना होगा, तो क्या करें, फिर आप ये फॉर्मूले को लिखें और फिर यही काम करें। फॉर्मूले तो पहले लिखने में कमी मत करें, आप हर बार जब भी कोई क्वेश्चन हो हमें फॉर्मूले लिख ही लेना चाहिए। और फिर उसका वैल्यू में लिख रहा हूँ कि 9 × 10 की पावर 9, और क्या लिखा जाए, चार्ज का वैल्यू कितना है 10, और यहाँ कितना लिखेगा 2 का स्क्वायर, और यूनिट क्या है, ये दोनों में तो कोई अंतर नहीं लिखे आप। हम यहाँ पर माइनस साइन आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसको अवॉइड करते हैं। उसके जगह आप क्या कीजिए, डायरेक्शन दिखा दीजिए, तो लेकिन सर इन दोनों में कहाँ अंतर है, अंतर है ये +1 को किधर डिपेंड करेगा, अपने से दूर घटाएगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन है, इंटेंसिटी जो है प्लस इस डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ अगर हम यहाँ पर +1 चार्ज अपने दिमाग में ले रहे हैं, तो ये हम नेगेटिव क्या करेंगे, उसको अपनी नीचे, तो ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, तो ये माइनस के कारण क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब एक सर अगर दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव हो तो हम कैसे बताएंगे, ये भी सीख लिया। और देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे से आगे बड़ा क्वेश्चन बनाना सीखता है, तो सबसे पहले तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन को सीख लो। तो ये देखिए आप सपोज करो कि ये -10 कूलम दी है, और ये 10 कूलम चार्ज यहाँ है, और अभी आपको कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि -10 है, और सपोज कीजिए कि ये भी -10 कूलम, और हमको कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी यहाँ बताए, सपोज कीजिए कि ये 1 मीटर है और यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ पर बताइए कि आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले को लिखिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि फॉर्मूले लिखने में,
सेकंड स्टेप की डायरेक्शन लिखना है, तो आप यहाँ पर दिमाग में क्या लिखेंगे +1, और ये देखिए ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये किधर खींचेगा अपनी दिशा में, और फिर ये भी क्या है नेगेटिव है, तो इसके कारण भी इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन होगा यही होगा। तो ये आप अगर ए को कहते हैं, इसको डी कहते हैं, और इसको आप यहाँ पर वही ले लेते हैं, तो एक डायरेक्शन किसके कारण है, इसको हम लिखेंगे कि ई एट ओ ड्यू टू ए, और एक दूसरे के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ये वेक्टर के लिए ई एट ओ ड्यू टू द चार्ज एट बी, और डिस्टेंस यहाँ से 1 मीटर है और यहाँ से भी डिस्टेंस हमको 1 मीटर दिया हुआ है, और ये दोनों ही क्योंकि एक ही दिशा में है, तो नेट कैसे निकालिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्शन सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना सीख रहा हूँ। अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा और ये तो अब बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनाने लगेगा। तो आपने देखा ये अगर सेम डायरेक्शन में है, आपके इसमें कोई नई बातें नहीं है, आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी भी केस में आप कई बार ऐसा काम की होंगे कि अगर इधर भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर सपोज को 3 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, 3 और 2 ऐड कर देते हैं, रिजल्टेंट मतलब क्या हो गया, जो काम दोनों कर रहा है एक अकेला कितना कर होना चाहिए, जो वही कर ये दोनों का क्या होगा, एक अकेला कितने का होता है 5 न्यूटन, और एक आदमी 2 न्यूटन से लगाया है, एक आदमी ने 3 न्यूटन से फोर्स लगाया है, कहा लेकिन दोनों हटो, मुझे एक ही आदमी ऐसा चाहिए जो इन दोनों का रिजल्टेंट हो, यानी दोनों का नेट काम करे, तो वो व्यक्ति को कितने फोर्स लगाने होंगे 5 न्यूटन, और किस दिशा में लगाना होगा इधर का। तो यहाँ भी जब सेम है तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ते समय आप देखिए फिर यहाँ पर माइनस क्या मत लीजिए, 9 into 10 to the power 9, एक चार्ज कितना है 10, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 and 1 2 का स्क्वायर, प्लस सेकंड के कारण कितना लिखेंगे 9 into 10 to the power 9, ये चार्ज कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व करें और यूनिट लिखना ना भूलें। हम क्या सिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे बताता है, आप कुछ और भी जान सकते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जैसे यही पड़ेगा, मान लीजिए ये -10 और ये कितने का है, ये कहां पर है A और ये कहां है B। सपोज करो कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनकी दूरी है 2 मीटर, और आप क्या सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे, और सपोज करो कि यही मिड पॉइंट्स है O, और यहाँ हमें क्या निकालना है इंटेंसिटी, तो क्या एक ही चार्ज के कारण निकालना है, आपने अभी सीखा था ना कि माइनस के कारण, अगर यहाँ पर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करें तो ये होगा, क्यों क्योंकि प्लस हो तो ये आप इधर डिवाइड करें, और -10 गुना +1 पॉजिटिव खींचेगा, तो यदि हम इन दोनों के केस में हम इंटेंसिटी निकालें तो सबसे पहले हम क्या चाहेंगे क्या डायरेक्शन देंगे, तो यहाँ डायरेक्शन बताइए, ये डायरेक्शन इंटेंसिटी है वो किसके कारण एक के कारण, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज +1 को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, और हम भी किसके कारण लेते हैं, ये कैसा है पॉजिटिव है, और यहाँ भी हमें क्या लेना है दिमाग में, अब हर हमेशा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम लोग जो है एक बार दिमाग में ध्यान दें और दिमाग में लिख लें कि हम कितना चार्ज लेना है +1, तो ये भी पॉजिटिव है, अगर नहीं दिया है तो इसका आएगा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी आपने पॉजिटिव दी, तो ये किधर डिवाइड करेगा इस डायरेक्शन में, तो E at O और ड्यू टू किसके कारण होगा ठीक, तो ये तो ध्यान है कि दिमाग में हमें रखना है, हमेशा हमें लिखने की जरूरत नहीं। तो आपने सीख देख लिया कि दोनों के डायरेक्शन एक, तो रिजल्ट कैसे निकाला जाए, सर्टेनली दोनों को एक करेंगे, लेकिन कुछ भी करने के पहले सबसे पहले आप फार्मूले को लिखते हैं कि इंटेंसिटी का फार्मूला कितना है, तो 1/4 pi epsilon naught P1 Q2 by R square, अब यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर E at net, अब हम क्या बता रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है, बोल जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
के अतिरिक्त केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना हो जाएगा, तो दोनों के एक ही डायरेक्शन है, हमारा नेट कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ हम इसको E लिखेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, E at O ड्यू टू A प्लस E at O ड्यू टू B। इस तरह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जान गए, ये फैक्टर एडिशन हम लोग कर लिए हैं और हम वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप एक ही वैल्यू लिखेंगे तो 9 × 10 to the power 9 और यहाँ पर हमें O पर बताना है A के का, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज कितना है 10, डायरेक्शन साइन मत लीजिए क्योंकि आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में है, आप 8 जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हम वेक्टर में हम साइन नहीं लेते हैं, हम वेक्टर में डायग्राम के अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकालते हैं, ओके। तो अब आप देख लें कि A हो गया कितना 9 × 10 to the power 9 10 और ये कितना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिडिल में है तो 1 मीटर हो गया। तो y = प्लस 9 × 10 to the power 9 कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 तो डॉट का वैल्यू, ये चार्ज कितना है q इज 10, अगेन डिस्टेंस कितना है और इसको सॉल्व कीजिएगा और यूनिट निकालने कीजिएगा। और आपने देखा कि अगर हम ये काम नहीं करते और तो हम लोग को ये कैसे हम करते हैं, हर जगह पे ऐड करेंगे नहीं, और यदि हम साइन ले लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लेके कट करके 0 बना दीजिए। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिजल्टेंट निकालने पर डायरेक्शन सबसे पहले मेंशन करेंगे और जैसा केस हो वैसा होता है। तो अभी आपने देखा कि अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि ये है आपका 2 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आपने कैसे निकाला 8 कर दिया दोनों और आपके 5 न्यूटन बन जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो सकते और अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट में लगे होंगे और आपने ये भी सीख लिया कि रिजल्टेंट करते किसको, नेट करते किसको, जो काम ये दोनों ने मिलकर किया वो एक अकेला कर रहा है, ओके। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट हुआ। लेकिन आप अगर देख लें अगर कोई व्यक्ति इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और एक अन्य व्यक्ति इधर 5 न्यूटन का फोर्स, तो इस केस में आपका जो है रिजल्टेंट कितना होगा, इस केस में रिजल्टेंट हो जाएगा जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज 5 न्यूटन, ओके। बड़े के लिए हो जाएगा एक पेन जो है उसका वैल्यू बड़ा है तो ये नेट कितना हो गया, ये क्या निकालेगा नेट फोर्स निकालेगा, तो ये सर एक लाइन में निकालना तो बहुत ही आसान है। आप देख लीजिए सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, अपोजिट हो तो सबट्रैक्ट करो। अब इसका भी देख लीजिए हम एक केस बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे नेट निकालेंगे। सपोज करो यहाँ पर कि आप ये एक है 10 कूलम का फोर्स और दूसरा है आपका क्या चीज है, ये है 20 कूलम का और ये है 1 मीटर की दूरी पर और यहीं पर आपको सीखना है। और ये बताइए कि नाम ना लिखा हो तो आप अपने से दे दीजिए A B और कहां पर बताना है O पर। और ये देखो कि यहाँ पर क्या निकालना है इंटेंसिटी ना, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आप करते क्या है, जहां पर इंटेंसिटी निकालनी हो वहां क्या कंसीडर किया जाता है, आप ठीक बताएं प्लस 1 यूनिट चार्ज। तो आप यहाँ क्या लेंगे दिमाग में लेंगे प्लस 1 यूनिट चार्ज, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, अपने तरफ तो लाएगा नहीं अपने से दूर हटाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट O हुआ किसके कारण, इसको क्या पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, इसके मतलब क्या होगा ड्यू टू A। तो कैसे पढ़ेंगे आप, तो आप सीख लें E एट O ड्यू टू A को पढ़ेंगे यानी ऐसे पढ़ेंगे रीड एज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O आर ड्यू टू A, ड्यू टू चार्ज एट A, ओके। अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है और यहाँ हमें लेना ही है +1, तो ये तो अपनी ओर खींचेगा नहीं, पॉजिटिव में तो रिपल्सन होगा तो ये दूर होता है और ये इसके अपेक्षा ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा।
इसलिए देखो उसको बड़े एरो से डिनोट किए। बड़ा एरो मींस ज्यादा मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों फैक्टर में क्या डिफरेंसेस है, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मान, इसका वैल्यू इससे ज्यादा है, पर डायरेक्शन दोनों का सेम है। ओके, अगर हम ये तो क्लियर है आपको, हमने ये बड़ा सा लाइन दिया है इसके अपेक्षा क्योंकि ये वैल्यू में बड़ा है। ओके, और इसको क्या हम लिखें, आप बताइए कहां निकालना था, ऊपर, और किसके कारण, बी के कारण, तो इसको क्या किया जाएगा। अब ये बताइए कि अब हमें नेट कैसे निकालना है, तो बड़ा कौन सा है, आप तो देखिए कि डिस्टेंस सेम है और चार्ज का वैल्यू ये ज्यादा है तो ये बड़ा है, तो एक बड़ा फोर्स इधर लग रहा है और छोटा इधर लग रहा है, तो नेट कैसे निकालेगा, वो हमने डायग्राम इट इज क्लियर दैट कि नेट कहां पर, एट ओ, किसके इक्वल हो जाएगा, E at O, E at O due to B minus E at O due to A, और आप ये वैल्यू देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 1, आप तो इलेक्ट्रिक का वैल्यू फॉर्मूला सीख ही लिए हैं कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 और T बाई R स्क्वायर, तो E at O due to B बताइए, तो मेरी सर 9 into 10 का पावर 9, ये कहां से आप लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं, इसका वैल्यू लिख रहे हैं कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट किसके लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए इतना वैल्यू होता है, तो हमने ये कांस्टेंट का वैल्यू लिखा। चार्ज कितना है हमारा, हम किसके कारण निकाल रहे हैं, बी के कारण, तो चार्ज हम कौन सा लेंगे 20, और डिस्टेंस कितना है 1 के स्क्वायर, और माइनस क्यों कर रहे हैं, इससे हम क्या करना है, इससे हमको इसको नेगेटिव करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर लिखे 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9, और फिर ये हमारा चार्ज कितना है, ये है 10 और बाई 1 का स्क्वायर, और अब यूनिट फिर लिखना लास्ट में मत मिलेगा, न्यूटन बाई कूलम, हम समझते हैं कि आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि यहाँ हम क्या दिए हैं, जैसा हमें रिजल्ट की जरूरत पड़ी है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, बड़े फोर्स को छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट किया, ये बड़ा था फोर्स था और इससे ये इसके वैल्यू क्या है, कम थे, तो हमारा नेट क्या बनेगा, इसी के लॉन्ग हो जाएगा, तो ये क्या निकल गया कि नेट। इस तरह से हमने छोटे कुछ क्वेश्चन बताए हैं। अब आप देखिए, आप चाहिएगा तो ये एक लाइन तो आप अच्छी तरह से सीख लिए, लेकिन अगर हमें ऐसा केस हो तो एक प्लेन में दिए हुए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए कि यहीं पर हम क्यू दिए और यहाँ पर क्यू दिए, और यहाँ पर पूछा जाए कि आप इंटेंसिटी बताएं, तो यहाँ पर आप इंटेंसिटी कैसे बताइए, यहाँ पर मान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके साइड्स दिए हैं और यहाँ हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबसे पहले डायरेक्शन का फैसला करते हैं, तो ठीक सर हम यहाँ पर +1 लेंगे, और ये भी अगर कुछ नहीं दिया है कुछ पॉजिटिव ही है, अक्सर लोग देखते भी हैं, हम लोग जनरली ये लिखते हैं, समझते हैं कि अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये प्लस क्यू के कारण ये +1 को किधर डिपेंड करेगा, इधर करेगा, ओके, इस डायरेक्शन में, तो कहां पर बता रहे थे, वो पर हम इसका नाम दे देते हैं ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ, और किसके कारण ड्यू टू द चार्ज है, और इसके कारण क्या डायरेक्शन होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, यहां हमें क्या लेना है +1, क्यों लेना है +1, क्योंकि डेफिनेशन ही है कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाता है इंटेंसिटी, तो +1 हम देंगे और ये भी प्लस है तो किधर जाएगा, अपने से दूर हटाएंगे, तो ये किसके कारण हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B। अब एक सब हम यहाँ नेट कैसे निकालेंगे, हाँ तो ये एक है कि आप यहाँ तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पर नेट निकालना आप जानते ही होंगे, सब बच्चे जो है वेक्टर के रिजल्ट निकालना बड़ी अच्छे ढंग से सीखे रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जैसे यही है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है और इनके बीच का एंगल थीटा है, मान लीजिए ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आप ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, इसके हेड से इसके टेल को मिलाते हैं, ऐसा मिला दी, और फिर ये हो गया हमारा क्या चीज रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट निकालने का, और रिजल्टेंट तो आप समझ ही गए परिणामी, यानी जो काम मान लीजिए कि 3 या
3 से ज्यादा या 2 आदमी मिल के कर रहा है, अगर वैसा ही काम एक अकेला आदमी करे उतने ही समय में उसी ढंग से करे तो क्या कहलाएगा, उन सारे व्यक्तियों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो यहाँ भी हमने ये दो फैक्टर काम कर रहे थे, अब एक अकेला यही आप लगाइए, रिजल्ट आपका आइडेंटिकल होगा। और बच्चों आप जानते हो कि आपका फॉर्मूला कितना निकल के आता है, तो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हमें ये पता चल रहा है कि इक्विलैटरल एंगल है, तो आप तो जानते हैं कि इक्विलैटरल के केस में ये एंगल कितना होगा 60। अब कैसे समझ लेंगे कि साइड इवन है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अब आप ये रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो ये रिजल्ट निकालने के लिए और फॉर्मूले इस्तेमाल करने होंगे सबसे पहले रिजल्ट का, लेकिन हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो ये आदत बना के रखो कि सबसे पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो। अब ये लिखो कि इंटेंसिटी है O ड्यू टू A कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप A के कारण बता रहे हैं, A पर चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है K²। और किसके कारण बताना है O पर, तो इंटेंसिटी एट O ड्यू टू B ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो भी चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है A, तो हमने A उसका लिखा। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, हियर आपने देख लिया कि E एट O ड्यू टू A इक्वल है E एट O ड्यू टू B। ओके, तो अब हम लोग Z के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करें। सिंस resultant is given by vector A का magnitude plus स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर भी आप E नेट कैसे निकालिएगा, तो A की जगह कितना है E एट O ड्यू टू A का स्क्वायर प्लस E एट O ड्यू टू B का स्क्वायर प्लस 2 E एट O ड्यू टू A E एट O ड्यू टू B और cos थीटा की जगह क्या मिलेगा cos 60 डिग्री। और आप इसको सिंपलीफाई करें, हम तो देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो हमें सुविधा होगी अगर हम ऐसा लिखते हैं E नेट, आप क्या लिख लीजिएगा E एट O ड्यू टू A का स्क्वायर, और ये भी तो उतना ही है, तो हम इसके जगह में E एट O ड्यू टू A का स्क्वायर कर देंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 E एट O ड्यू टू A E एट O ड्यू टू B and cos theta is equal to half, so it is equal to root 3 E at O due to A, it is equal to root 3 and E at O due to A is equal है, तो it is equal to 1/4 pi epsilon naught और Q by K स्क्वायर। इस तरह से आपने नेट डायरेक्शन बताया। आप अगर चाहते हैं कि हम डायरेक्शन भी बताएं, तो क्योंकि दोनों इक्वल है तो E नेट का डायरेक्शन तो इसी के लॉ में है बाइसेक्टर की। अब यदि हम लोग वेक्टर के डायग्राम से जैसे यहाँ बताया है उससे अकॉर्डिंगली बताएं, तो सपोज करो कि ये तुम्हारा है कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर है, इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि नहीं रिजल्ट तो इसके पूछ से इसको ठीक की तरफ मिलाएं तो यही आता है, तो रिजल्ट का डायरेक्शन यही होगा। इस तरह से आप एक लाइन में है और यदि कुछ एंगल पर है प्लेन में है तो आप रिजल्ट निकालना सीखा। ठीक है, आप और कुछ कठिन सा बनाइएगा, लेकिन हम तो पहले दूसरे टॉपिक को लेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक लेते हैं आपका ये आप नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले पढ़ना चाहिएगा आपके लिए इसे क्या कहता है, हम क्यों पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बात की बात है, आदमी की आदत हो गई कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि फायदा ही देखें, तो आप भी सीख लें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो क्या बेनिफिट्स है। तो ये आपका है देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम क्या बता रहे हैं, पहले हम आपको फायदे ही बता देते हैं, यानी एडवांटेजेस।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फायदा है, क्योंकि सबसे पहले हम फायदा ही कंसिडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फायदा है कि इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में है 10 न्यूटन का, तो क्या ये लिखा जाएगा? कोई व्यक्ति आसानी से बता सकता है कि जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट है, तो ऐसे लेके बता सकता है। बोलिए सर ये तो वेक्टर होता है ना, वेक्टर से आप बताया। यहाँ पर हम और भी यूज करेंगे, आप देखिए। लेकिन देखिए आप, तो ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो लेकिन ये तो वेक्टर क्या है। अच्छा और देखिए, तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कई जगह की रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करना, यानी इट गिव्स अस, क्या देता है हमें, इट गिव्स अस information about both magnitude and direction of electric field. It gives us electric field. बोलिए कैसे? अभी आप देखिए कि कैसे हमको मैग्नीट्यूड की जानकारी होती है और किस तरह से हम लोग डायरेक्शन भी सीख लेते हैं। तो सर देखिए आप, तो क्या फायदा होगा कि एक तो पहले ये प्रदर्शित करती है और साथ साथ हमें क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ओके, तो अब देखिए आप कि आप मैग्नीट्यूड कैसे ये बताती है और डायरेक्शन कैसे बताती है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी तो ये इनका जो स्ट्रेट पाथ भी जो है डायरेक्शन बता दी। एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है, तो फिर क्या पता चलता है, टेंजेंट एट ए पॉइंट। जैसे हमको ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो हम टेंजेंट के लॉन्ग होते हैं। या कहीं सर यहां पर पता था तो टेंजेंट पे इधर ही लॉन्ग। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एक सर मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है। तो देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे अभी आप देख रहे हैं इस केस में आप देख रहे हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाइडली सेपरेटेड है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड कम और यहां ये क्राउडेड है, ये मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू उनका ज्यादा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या फायदा है। हम क्यों पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप पढ़ते हैं in order to represent electric field और इससे क्या जानकारी मिलती है, हमें वैल्यू का भी पता चलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की भी जानकारी मिलती है। तो अब आप ध्यान दें इसका डेफिनेशन। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखा दिया कि भाई हम पढ़ेंगे तो क्या फायदे होंगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जानते हैं, पढ़ेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, हम इसके एडवांटेज सीखे और हम इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे। ओके, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कांसेप्ट दिया था। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो प्रदर्शित करती हैं वो तो रियल एग्जिस्ट करता है। तो आप जान गए कि कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। और पहला हम डेफिनेशन देते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या लेते हैं हम लोग, आप दूसरे डेफिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल और इजी है वो क्या है कि द path along which a unit positive charge can move if it is free to do so is called electric फील्ड लाइन। एक दूसरा डेफिनेशन जब क्या सीखते हैं और सेकंड डेफिनेशन हम लिखते हैं द पाथ स्टेट ऑफ कर्व
such that tangent at a point gives direction of electric field at that point. तो that point यानी पहला चीज कैसे किया, ये कैसे हुआ कि अगर ये मान लीजिए हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक हम अन्य पॉजिटिव चार्ज है हमारा और एक पॉजिटिव कैसे चार्ज लिया जाए, तो ये किधर भागेगा, ये किधर करेगा, इसको इधर रिपीट करेगा। तो जिस पाथ से होकर ये मूव करेगा वही पाथ क्या कहलाता है, फील्ड लाइंस। या इसको देख लें सेकंड में क्या है, आप द पाथ है ना, आइदर स्ट्रेट और कर्व, सीधा हो या कर्व हो, लेकिन कैसा हो, सच दैट टेंजेंट एट द पॉइंट्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी, तो ये डिफिनेशन कैसे दिया गया है कि वो पाथ चाहे स्ट्रेट सीधा या कर्व जिसके किसी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट, जैसे हमने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, वो क्या कहलाता है, उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो आज आपने क्या सीखा, एडवांटेज, और क्या सीखा है आपने, एडवांटेज के साथ डिफिनेशंस आपने सीखा। अगले क्लासेस में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप और पढ़ेंगे कि फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।